अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपका? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो 2-3 दिन जो है ना, ये बड़े ही जो है ना वो गुजरे हैं, बड़े ख़तरनाक किस्म के हालात। मुल्क के भी ठीक नहीं थे और वैसे भी हर जगह पे ही अफरा तफरी का आलम था। खैर, तो सियासी जमातों का अपने मसले मसाइल होते हैं। तो लेकिन जो हमारे मुल्क में हो रहा है ना, इसके लिए बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे मुल्क को इस वबाल से निजात दे और अजाब से निजात दे और एक स्टेबल जो है ना वो गवर्नमेंट आए, जो कि स्टेबिलिटी के साथ मुल्क के लिए जो है ना वो काम करे। अपनी ज़ात के लिए कुछ ना करे बल्कि मुल्क के लिए जो है ना वो जंगी बुनियादों पे इसको आगे लेके जाए। चलें, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर करे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो अब बड़ा क्रूशियल किस्म का है, इसलिए मेरी स्टार्ट में ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचे और सबको पता चले। क्रूशियल इसलिए है कि आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इसके बारे में। असल में ये हमारे जो लॉ का सिस्टम है ना, जो जस्टिस सिस्टम है, उसका मसला है। मसला ये है कि जो केसेस बहुत ज़्यादा लटकते हैं उनका क्या सलूशन है। अगर एक बंदा दूसरी पार्टी को लिटिगेशन में इन्वॉल्व करने के लिए, मल्टीपल लिटिगेशन में इन्वॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा दावे करना शुरू कर देता है, उसका क्या सलूशन है। अगर एक बंदा एक पार्टी के ख़िलाफ़ एक अदालत में दावा करता है, फिर दूसरी अदालत में कर देता है, दूसरी पार्टी तीसरी अदालत में कर देती है, तो उसका क्या सलूशन है। और अगर कोई ख़वातीन है जो कि चाहती हैं कि उनको जल्द अज जल्द विरासत में से हिस्सा मिले या कोई उनका प्रॉपर्टी का मैटर जल्दी सॉल्व हो, तो उसका क्या सलूशन है। तो लिटिगेशन को डिले करना तो जो है ना ये हमारा बेसिक जो है ना वो आइडिया होता है, बेसिक थीम होता है हमारा, बेसिक हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो जिसको हमने बिज़नेस समझ लिया है। अब इंसाफ का हसूल जो है ना वो एक बिज़नेस बन गया है। तो उसका ये बेसिक थीम है कि जितना ज़्यादा हम अपने क्लाइंट को लटकाते हैं उतने ज़्यादा ही वो बंदे लेके आता है हमारे पास। ये हमारा जो है ना एक रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ वकालत आप कह लें कि बन चुका है कि हम, हाँ, अगर कोई पार्टी हमारे पीछे पड़ जाए कि इसको जल्दी ख़त्म करना, तो हम उसको ख़त्म भी करते हैं। लेकिन आजकल पार्टीज़ भी ऐसी हैं कि जो चाहती हैं कि दूसरी पार्टी को तंग किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस केस को लटकाया जाए, लंबा किया जाए। एक बंदा अगर कब्ज़ा करके बैठा है तो वो तो चाहेगा कि 20 साल इस केस का फ़ैसला ही ना हो, ताकि वो जब 20 साल गुजरेंगे तो फिर देखी जाएगी। तो इस लिहाज से जो है ना ये आज का टॉपिक बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रा तवज्जो से ज़रा जो है ना ये सारी चीज़ें आपने सुननी है। चंद दोस्तों को मैंने मशवरा भी दिया है वैसे व्हाट्सएप पे कि आप इस तरीके से कर लें, इस तरीके से कर लें। अब अगर उनको डिटेल में जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ तो उसको सुने और इसको आगे ज़रूर शेयर करें और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। तो इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि अगर केस एक दो पार्टीज़ के केसेस दो मुख्तलिफ अदालतों में, तीन मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं, तो उनका क्या सलूशन है। उसमें सबसे पहले ये है कि आपने देखना ये है कि केसेस की नोयत क्या है। अगर तो पार्टी सेम है और प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, अगर पार्टीज सेम है, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, फिर भी आपका केस सिविल कोर्ट में चल रहा है, तो आप सेशन जज को उसकी ट्रांसफ़र पटिशन फाइल कर सकते हैं और उनको एक ही अदालत में जो है ना वो करने के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वकील हायर करें, आप खुद भी सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सरगोदा से मेरे एक दोस्त जिन्होंने मुझे मशवरा मांगा था, मैंने उनको मशवरा दिया, उन्होंने इस पर अमल किया, उन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल की ट्रांसफ़र करने की। तो केसेस जो है ना वो उनके 4 केसेस से चारों केसेस एक ही कोर्ट में चले गए। अब उसका बेनिफिट ये होता है कि एक कोर्ट में एक बंदा, आपका जो डिफेंडेंट है, आपका जो मुखालफ है, वो नहीं आ रहा, दूसरी कोर्ट में आ रहा है, तीसरी में नहीं आ रहा, एक में आता है, दूसरे में नहीं आता, तीसरी में नहीं आता, तो ये लिंगर ऑन होता जाता है, काम जो है लटकता जाता है। लेकिन जिस वक्त ये आप इनको एक ही जगह पे ट्रांसफ़र करवा लेंगे तो फिर वो सारे केसों में एक ही वक्त में हाज़िरी लगेगी,
दोनों पार्टीज़ की, और केस की स्पीड जो है ना वो तेज़ होगी। इसमें यह है कि अगर तो आपके केसेस एक ही तहसील में हैं, एक ही तहसील यानी मीन्स के एक तहसील की मुख्तलिफ अदालतों में है, तो आप सेशन जज साहब को जो है ना वो दे सकते हैं, एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, और वो केसेस सारे आपके एक ही कोर्ट में आ जाएंगे। इसी तरह अगर 2-3 तहसीलों में है लेकिन ज़िला एक है, फिर भी सेशन जज साहब की जो है ना वो जो रिस्ट्रिक्शन बनती है, वो सारे केसेस एक ही कोर्ट में जो है ना वो एक ही तहसील की एक ही कोर्ट में ट्रांसफ़र करके इकट्ठे कर देंगे। लेकिन अगर आपके 2 ज़िलों में अलग-अलग है, पार्टियां सेम हैं, इवन कि अगर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट भी हैं, अब ये रूल ऑफ लॉ तो ये है कि अगर आपकी जेलम में प्रॉपर्टी है तो जेलम वाला केस जेलम में होगा, सियालकोट में प्रॉपर्टी है तो सियालकोट वाला केस सियालकोट में होगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि 2 भाई हैं, एक ने दूसरे भाई के ख़िलाफ़ केस किया हुआ है, एक प्रॉपर्टी जेलम में है, उसका केस जेलम में चल रहा है, एक प्रॉपर्टी सियालकोट में, उसका केस सियालकोट में चल रहा है, एक प्रॉपर्टी जो है ना सांगला हिल में है, उसका केस उधर चल रहा है, तो आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करके तीनों केसेस को इकट्ठे एक ही जगह पे करवा सकते हैं। जिधर आपका भाई की रहायश है, डिफेंडेंट की रेजिडेंस जिस जगह पे मौजूद है, वहाँ पे आप तीनों केसेस करवा सकते हैं, या दोनों पार्टी एग्री हों तो किसी एक भी जगह पे तीनों केसेस इकट्ठे करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बैनुस सूबाई यानी कि सूबों में जो है ना वो आपने केसेस फाइल किए हुए हैं, एक सिंध में है आपकी प्रॉपर्टी जाम शोरूम में, और एक आपकी प्रॉपर्टी बलोचिस्तान में है, एक आपकी प्रॉपर्टी पंजाब में है, और इसी तरह KPK में है, तो आपके हर सूबे में आपके केसेस चल रहे हैं, तो फिर आप उनको उसकी एप्लीकेशन आप जिस जगह पे डिफेंडेंट की रहायश है ना, उस जगह पे उस सूबे की हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी सूबे की जिस सूबे में डिफेंडेंट की रहायश है, यानी कि आपके दूसरे भाई की रहायश है, आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, आपके दूसरे भाई की रहायश है जिसके ख़िलाफ़ आपके केसेस हैं या जिसने आपके ख़िलाफ़ केसेस किए हुए हैं, तो आप उस सूबे की हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे के सारे केसेस इकट्ठे करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो होता है इसको कंसोलिडेट और यकजा करवाने का प्रोसेस, यानी कि आपके मुख्तलिफ केसेस हैं लेकिन फ्री कैन सेम है और प्रॉपर्टी भी सेम है। सपोज़ कि आपने आप एक पार्टी के ख़िलाफ़ तकमील मुआहदा का जो है ना वो दावा दायर कर दिया, आपने एग्रीमेंट टू सेल जो है ना उससे किया हुआ है, पैसे कुछ दिए हुए हैं, बाकी देने वाले हैं, आपने उसके ख़िलाफ़ दावा दायर कर दिया और उसने आपके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई का दावा दायर कर दिया है कि ये मेरी प्रॉपर्टी जो है ना छीनने के दर पे है, ये मेरे से छीने ना, या वो डिक्लेरेटरी सूट कर देता या कोई और किसी किस्म का आपके ख़िलाफ़ उसी प्रॉपर्टी की बाबत जो है ना दावा कर देता, आप भी उसके ख़िलाफ़ कर देते हैं, 2 दावे हो गए। आप पहले तो उनको ट्रांसफ़र करवा के एक ही कोर्ट में करवा लें, उसके बाद उसी कोर्ट में एप्लीकेशन आप मूव कर सकते हैं कि इनको कंसोलिडेट कर दिया जाए। कंसोलिडेट का मतलब है कि यकजा कर दिया जाए। यकजा करने से आपकी शहादत भी एक दफ़ा होगी, उसकी शहादत भी एक दफ़ा होगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी एक दफ़ा होगी। दोनों केसेस में से एक को प्राइमरी केस रखा जाएगा, एक को सेकेंडरी केस रखा जाएगा, इश्यूज़ भी जो है ना वो कंसोलिडेटेड फ्रेम होंगे और जजमेंट भी एक ही आएगी। तो ये उसको स्पीड अप करने में और ज़्यादा जो है ना ये इसका बेनिफिट हो जाएगा। ये कंसोलिडेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। पहला तो स्टेप हो गया कि आप ट्रांसफ़र पिटीशन मूव करेंगे और केसेस को आप ट्रांसफ़र करवा लेंगे। सेकंड स्टेप में आप उसको कंसोलिडेट करवाएंगे। कंसोलिडेशन उसी कोर्ट से भी हो सकती है, आप सुपीरियर कोर्ट में जाके भी कर सकते हैं। सपोज़ कि आपके सिविल कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं, आप सेशन जज साहब को भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। आपके ASJ के पास 2 केस लगे हुए हैं, एक आपने अपने हरीफ के ख़िलाफ़ चेक का केस ऑर्डर 37 का दावा किया हुआ है, एक उसने भी आपके ख़िलाफ़ ऑर्डर 37 का दावा किया हुआ है, आपने उसको चेक दिया था, उसने आपको चेक दिया था, दोनों की मीमो लग गई, दोनों के पर्चे हो गए, दोनों को जो है ना वो दोनों ने ऑर्डर 37 के दावे कर दिया। अब वो इकट्ठे आपने करवा लिए, अब उनको कंसोलिडेट भी करवाया जा सकता है कि ताकि जजमेंट जो है ना वो सेम आए, जजमेंट में कोई फ़र्क ना आए। इसके अलावा अब जो मेरी बहनें बेटियां जो प्रॉपर्टी की वरासत के लिए कोर्टों में धक्के खा रही हैं, जो पर्दा नशीं ख़वातीन हैं या कोई अनपढ़ ख़वातीन हैं या कोई पढ़ी लिखी ख़वातीन भी जो कि घरेलू ख़वातीन हैं और जो जिनकी ये रूटीन नहीं है कि वो अदालतों कचहरियों के धक्के खाएं, उनके लिए एक रिलीफ और मौजूद है।
इवन के बंदों के लिए भी, जो बंदे जो 2-2 3-3 साल से धक्के खा रहे हैं अदालतों में, उनके लिए भी एक रिलीफ मौजूद है कि वो उस जिस कोर्ट में केस है उससे अब सुपीरियर कोर्ट, यानी कि अगर आपका सिविल कोर्ट में, तो सुपीरियर का मतलब है सेशन कोर्ट, तो सेशन कोर्ट में आप डायरेक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब डायरेक्शन में आपको ये प्रूव करना है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, आप इसमें सच्चे हैं और ये जानबूझ के इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, उसमें फिर कोर्ट जो है ना, वो सेशन कोर्ट जो है ना, वो जो इन्फीरियर या जो जूनियर कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उसको डायरेक्शन जारी कर देगी कि इस केस को 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में इसको ख़त्म करे और इसको जो है ना वो डायरेक्शन में ले जाए, 1-1, 2-2 दिन की डेट डाले और इसको जल्दी ख़त्म करके इसका जो भी बनता है इसका फ़ैसला करे। तो ये लेकिन अक्सर होता ही है कि डायरेक्शन मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी लंबी लंबी डेटें डाली जाती हैं। उसके बाद फिर आप दोबारा एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं उसी कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, कि ये डायरेक्शन पे अमल नहीं हो रहा, तो इस पर स्ट्रिक्टली जो है ना, स्ट्रिक्टो सेंसो जो है ना, इस पर अमल करवाया जाए, तो फिर कोर्ट एक नई डायरेक्शन भी जारी कर सकती है। इसके अलावा आप हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से भी इसकी बाबत डायरेक्शन ले सकती हैं कि वो भी डायरेक्शन, और उसमें ये डायरेक्शन होती है कि ये इतने महीने में केस ख़त्म करके रिपोर्ट की जाए, वो वहाँ पे फाइल ओपन रहेगी, जिस वक्त वो रिपोर्ट जाएगी कि केस ख़त्म हो गया है, तो फिर जो है ना वो फाइल क्लोज होगी। अदरवाइज़ फिर उनको दोबारा नोटिस आएगा कि अभी तक ये केस ख़त्म क्यों नहीं हुआ। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके केसेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा केस को जल्दी ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप जब केस फाइल करते हैं तो पूरे फैक्ट, पूरे हक़ाइक़, पूरे डॉक्यूमेंट्स, कापियाँ उनकी सारे साथ लफ किया करें, और जिस वक्त अगर आप जवाब दावा देते हैं तो उसमें भी मुकम्मल हक़ाइक़ तहरीर किया करें। अभी कल मेरी एक दोस्त से डिस्कशन हो रही थी, शायद वो वीडियो भी देखें, कि वो 2 साल पहले केस जो है ना उनका चलता रहा है, उसके बाद उनको समझ आई कि इसमें ये खसरा नंबर हमने लिखना था वो लिखा नहीं है। अब उनके पास बड़ा आसान सोल्यूशन था कि वो उसको अमेंडमेंट की एप्लीकेशन जो है ना वो दे सकते थे। अमेंडमेंट पे एक वीडियो अपलोड करूँगा मैं, उसका तरीक़ाकार क्या है और उस कैसे अमेंडमेंट करवाई जा सकती है, तो इजाज़त कैसे ली जा सकती है और अमेंडमेंट होती क्या है। तो उसके लिए वो उनके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था कि वो अमेंडमेंट जो है ना वो उसकी करवाएं, लेकिन उन्होंने अमेंडमेंट की बजाय एप्लीकेशन मूव की कि हम ये केस विद परमिशन टू फाइल अ न्यू सूट, हम ये केस जो है ना वापस ले रहे हैं, वापस लेना चाहते हैं, तो कोर्ट हमें परमिशन दे के हम नया दावा दायर करें। अब ये कोर्ट की परमिशन क्यों ज़रूरी है, ये भी एक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, वो उसमें देखेंगे किन किन केसेस में ज़रूरी होती है, किन केसेस में नहीं होती। तो उसके लिए उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है। अब अगर वो वकील भाई मेरे सुन रहे हैं, वो वीडियोस मेरी देखते हैं, लेकिन मैंने उनको भी समझाया था, तो उन्होंने गलती की कि उन्होंने विदड्रॉ किया। विदड्रॉ नहीं करना चाहिए था, कोर्ट ने परमिशन तो उनको दे दी, लेकिन साथ में 20,000 फ़ाइन किया है। 2 साल केस चला है तो 20,000 फ़ाइन किया है। हालांकि 20,000 फ़ाइन इट इज़ टू मच, हमारे जो है ना वो कोर्ट्स के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक ये 2-3 हज़ार 4 हज़ार करते हैं फ़ाइन, लेकिन उन्होंने 20,000 फ़ाइन किया है। अब वो पार्टी कह रही है कि हम ये 20,000 बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सेशन कोर्ट जाएं, अपील करें। तो मैंने उनको कल मशवरा दिया कि आप इसकी अपील करने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि अगर आप अपील करेंगे तो उसमें वकील साहब को भी आप फीस देंगे और भी आपके खर्चे नोटिस के आएंगे, फिर अगर पार्टी पेश नहीं होती तो अखबार इश्तेहार आपको करवाना पड़ेगा, और उसके बाद अगर कोर्ट कम करती है तो 5,000 कम कर देगी, 15 कर देगी, 10 कर देगी, तो इससे ज़्यादा आपका खर्चा हो जाना है। तो अगर आप रिव्यू फाइल करते हैं तो उसकी रिव्यू की फ़ीस आपको 5,000 जमा करवानी पड़ेगी। रिव्यू पे भी आपको मैं सारा एक दफ़ा बताऊंगा कि रिव्यू क्या होता है, रिवीजन क्या होती है, अपील क्या होती है। तो इस लिहाज से जिस वक्त आप केस फाइल करें, कहने का मतलब यही है कि जिस वक्त केस फाइल करें या केस का रिप्लाई करें या जवाब दावा दाखिल करें, तो मुकम्मल फैक्ट्स जो मंजर आम पे हैं, जो आपको इल्म है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, डॉक्यूमेंटेड कॉपीज़, फ़ोटो कॉपीज़ के साथ लफ करके और साथ गवाहान की फहरिस्त लगा के आप जो है ना वो जमा करवाया करें, ताकि आपका टाइम बचे। एक एक स्टेप के लिए आपको 2-2 महीने की तारीख मिलती है, आपको भी पता है इस बात का। तो अपना टाइम बचाने के लिए आप स्टेप्स जो है ना वो कोशिश किया करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वक्त में हो सकते हैं वो किया करें। एविडेंस करवानी है तो पहली तारीख पे पहुँचें, एविडेंस करवाएं और साथ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जमा करवाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लिंगर ऑन करने का बायस बनती हैं।
तो ये इस तरीके से आप अपने केसेस को जो है ना वो इन शॉर्ट टाइम जो है ना वो आप कवर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। आप अपने हक़ में फ़ैसला करवा सकते हैं, रिलीफ ले सकते हैं और अपनी जान जो है ना वो इन केसों से और अदालत कचहरियों के चक्रों से आप छुड़वा सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।